हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर और आज हम लोग जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा के अंतर्गत, ठीक है, देखेंगे साइंस की क्लासेस को। देखिए, आपके एग्जाम में साइंस से कम 3 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें से एक फिजिक्स से पूछे जाएंगे, एक बायोलॉजी से और एक आपका केमिस्ट्री से। तो आज हम लोग फिजिक्स के बारे में जानेंगे, भौतिक विज्ञान के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। है ना। देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले, है ना, देखिए, हमने जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। ये प्रैक्टिस सेट एकदम एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, तो अब तक कम से कम 1000 प्लस बच्चों ने पीडीएफ जो है प्रैक्टिस सेट का परचेज कर लिया है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके एग्जाम में रामबाण सिद्ध होगा। ठीक है, तो अब तक जिन्होंने इसका पीडीएफ परचेज नहीं किया है, हमारे दिए गए इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर है, यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, 7547827450, है ना। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र 50 में प्रदान किया जा रहा है ना। इसलिए फटाफट से आप लोग मैसेज कीजिए और परचेज पीडीएफ को परचेज कीजिए। ठीक है, चलिए आइए क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। थोड़ा कलर चेंज कर लें, है ना, सही रहेगा। चेंज नहीं करना, थोड़ा मोटा कर लेना है इसको। उसके बाद देखिए यहाँ पे, चलिए हो गया, है ना। आइए देखिए, हम लोग ऑनलाइनर सवाल को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि समय की कमी को देखते हुए जितनी भी जल्दी क्लास, मतलब जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, उतना अच्छा रहेगा जी आपके लिए, ताकि मल्टीपल टाइम आप लोग रिवीजन कर पाइएगा। है ना। देखिए, पहला है आपका कि कार्य का मात्रक क्या होता है। देखिए, कार्य का जो मात्रक होता है ना, क्या होता है कार्य का मात्रक? आपका जूल हो गया। कार्य का मात्रक क्या हो गया? जूल। ठीक है, देखिए, इसमें बहुत सारे सवाल है। ठीक है, तीनों एक्सेप्ट से मिला लेंगे तो 500 सवाल है यहाँ पे। तो हम बहुत सारे सवालों को छोड़ेंगे, ये थोड़ा स्किप करेंगे, क्योंकि जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उसको हम लोग स्किप कर देंगे। ठीक है, और बाकी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हम उसी को पढ़ेंगे। इससे आपका ही काम ना आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। दूसरा है, ये जो प्रकाश वर्ष दिख रहा है ना आपको, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं अगर पॉसिबिलिटी है तो। ठीक है, देखिए, ज्यादा बड़ा हो गया। चलिए, अब ठीक है ना। देखिए, अगला है आपका, ये प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष, ये प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है आपका, वो किसका हो गया? दूरी का मात्रक हो गया आपका प्रकाश वर्ष। ठीक है, अगला है ल्यूमेन जो होता है, ल्यूमेन, ये जो ल्यूमेन है वो किसका मात्रक हो गया? तो ज्योति फलक का जो मात्रक होता है वो आपका ल्यूमेन हो गया। आइए आगे बात करते हैं क्यूरी की। तो क्यूरी जो है वो किसकी इकाई है? क्यूरी, तो क्यूरी जो होती है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई होती है, क्यूरी। समझे। आगे है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? देखिए, पदार्थ का जो संवेग होता है, यहाँ पे देखिए संवेग है ना, और यहाँ पे वेग है, उसके जो अनुपात होता है, उससे कौन सी भौतिक राशि जो होती है वो प्रदान प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। ठीक है ना। चलिए आइए, अगर आगे हम बात करते हैं कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव हो पाता है? देखिए, जल में जो तैरता है ना आदमी, तो न्यूटन का कौन सा गति के मतलब नियम है उसके कारण ये संभव पाता है? तो तीर्थ नियम, है ना। न्यूटन का जो तीसरा नियम है, उसके कारण जल में तैरना संभव हो पाता है। वहीं अगर आगे हम लोग बात करते हैं, तो 7 नंबर है कि रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो रॉकेट की जो कार्य प्रणाली होती है वो आपका संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित तो होती है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। देखिए, अगला है आपका यहाँ पे कि अश्व मतलब घोड़ा, यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देना, घोड़ा अगर एकाएक चलना प्रारंभ कर दिया, तो जो घोड़ा पर बैठा होगा यानी अश्वरोही, ठीक है, घोड़े को चलाने वाला, उसके गिरने की आशंका का क्या कारण है? क्योंकि देखिए, जब घोड़ा रुका हुआ रहता है तो वो विश्राम जड़त्व में होता है, इसलिए जब अचानक चलना स्टार्ट कर देता है, तो जिस कारण से उसके गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो रीजन क्या है? विश्राम जड़त्व का, है ना। आइए आगे बात करते हैं। देखिए, अगला है आपका कालीन की सफाई के लिए। कालीन मतलब जो जिसको छड़ी से पीटा जाता है ना, उसकी सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? भाई, आपको कालीन की सफाई करनी है, यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? तो गति का पहला नियम उसमें लागू हो जाएगा। समझे ना। चलिए आइए आगे बात करते हैं। आगे जो बात करेंगे हम लोग, ठीक है, देखिए यहाँ पे 11 नंबर,
ठीक है? हमने कहा ना हम कुछ-कुछ चीज़ों को स्किप करेंगे और जिसको स्किप करेंगे उसको आपको नहीं पढ़ना है ना? देखिए अगला है कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में किसका उत्पादन होता है? करने से किसका उत्पादन होता है, ठीक है? तो प्रकाश ऊर्जा का। क्या बोल रहा है कि प्रकाश वोल्ट सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होगा? प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन होगा आपका, है ना? वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे कि जो स्वचालित वाहन होते हैं उसमें द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? जो स्वचालित वाहन होते हैं उसमें द्रवचालित ब्रेकों का जो इस्तेमाल होता है वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो आपका हो जाएगा पास्कल का नियम, समझे ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं कि जब दूध को परवल ढंग से मथा जाता है, दूध को परवल ढंग से क्या होता है मथा जाता है, तो उसमें से क्रीम जो है वो किस कारण से अलग हो जाती है? तो जो क्रीम अलग हो जाती है वो अपकेंद्री बल के कारण क्रीम अलग हो जाती है, समझे? वहीं पे आपका एक और सवाल है कि जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करेगा? तो जेट इंजन जो है आपका वो किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण पर काम करता है, ठीक है? देखिए बहुत सारे इसमें सवाल हैं, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए 16 नंबर की पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में? अगर बात किया जाए तो 1/6 भाग। यानी मतलब पृथ्वी का 1/6 जो गुरुत्वाकर्षण जो है वो चंद्रमा पर है आपका, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि वर्षा की जो बूंद का आकार गोलाकार जो होता है वो किस कारण से हो जाता है? तो वर्षा की बूंद का जो आकार होता है वो जो गोलाकार होता है वो आपका पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं तो ये 19 नंबर की पानी में लोहे की सुई डूब जाती है। भाई पानी में लोहे की सुई को आप डालिएगा तो वो डूब जाती है, लेकिन वही जहाज होता है वो तैरता है, ठीक है? ये किस सिद्धांत पर है का मतलब काम करता है? तो ये आर्किमिडीज सिद्धांत का एग्जाम्पल है। किसका? आर्किमिडीज सिद्धांत का एग्जाम्पल है, ठीक है? चलिए वहीं पे 21 नंबर की बात करेंगे। हमने कहा ना कुछ-कुछ सवाल को हम लोग छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे हम लोग स्किप कर रहे हैं, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के अगर सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन की बात कर लेंगे, तो किसने किया था? न्यूटन ने किया था, ठीक है? आइए अगला है कि कौन-सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का सही मान है? देखिए, क्या कहा गया है कि 1 ग्राम द्रव्यमान का पिंड है, उस पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का सही मान क्या हो जाएगा आपका? 9.8 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। ठीक है? वहीं पे एक और मतलब आगे बढ़ते हैं कि एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? देखिए कोई गेंद है ना, उसको क्षैतिज से हम लोग कितने कोण पर फेंकेंगे कि वो अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके, तो आपका 45 डिग्री के एंगल पर जब फेंकिएगा, तो वो अधिकतम दूरी तय कर पाती है वो। ठीक है? चलिए, अगला है यहाँ पे कि देखिए 26 नंबर की किसने न्यूटन से पूर्व ही ये बता दिया था कि सभी वस्तुएँ जो होती है वो पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। भाई न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएँ जो होती है पृथ्वी की ओर क्या होती है? गुरुत्वाकर्षित होती है। वो ब्रह्मगुप्त थे इसने पहले ही बता दिया था। समझे ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे है 29 नंबर कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया? भाई कौन-सा ऐसा वैज्ञानिक था जिसने बर्फ का देखो टुकड़ा था उसको आपस में घिस कर पिघला दिया? तो वे डेवी थे। क्या थे? डेवी थे। ठीक है? हम्फ्री डेवी जिसका नाम है। आइए आगे बात करते हैं कि वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? देखिए वाष्प इंजन जो होता है उसमें जो उबलते हुए जल का तापमान जो होता है ना वो किस कारण से हाई हो जाता है, उच्च हो जाता है? तो देखिए बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है जिसके कारण से उसका भी जो टेम्परेचर होता है वो हाई हो जाता है। ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं कि 33 नंबर की दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा नापा जाता है? तो दूर की जो वस्तुएँ होती है जैसे सूर्य हो गया आदि का तापमान कौन से तापमापी के द्वारा हम नापिएगा? तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा। किसके द्वारा? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के द्वारा हम लोग मापते हैं इसको,
है ना? चलिए आइए, देखिए जो प्रैक्टिस सेट है ना, 10 सेट, है ना? इससे हम बार-बार कह रहे हैं कि आप लोग ले लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। जब एग्ज़ाम में आप लोग बैठिएगा ना, तब आप लोग हमको याद करिएगा कि राहुल सर कुछ दिए थे, ठीक है ना? चलिए आइए, जो भी लेना चाहते हैं ना, हमारे इस नंबर पर आप लोग फटाफट से हमें मैसेज कीजिएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, समझे ना? आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र 50 में प्रदान किया जा रहा है, ठीक है? मेरा नंबर है 7547827450, समझे? चलिए आइए, आगे बात करते हैं हम लोग। लेट नहीं करना, फटाफट से एकदम काम निपटाना है ना? चलिए देखिए, अगला है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? भाई कितना टेम्परेचर होगा जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक होंगे, तो जब -40 डिग्री टेम्परेचर होगा ना, तब ये दोनों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों एक ही हो जाएँगे तापमापी में, समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं। कहता है कि सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? देखिए सेल्सियस पैमाने पर ठीक है 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो 32 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कितना डिग्री? 32 डिग्री के बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह ताप कितना होगा? देखिए, मानव जो शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इस सेल्सियस स्केल पर ये कितना हो जाएगा आपका? 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आपका, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए 39 नंबर है कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व जो होता है वो किस ताप पर अधिकतम होता है? तो वहाँ पे देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम हो जाता है। कितना? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है? चलिए आइए। अगला है आपका कि देखिए, है ना? कि किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। देखिए, कोई भी झील है ना, उसका सतह जो है, सतह मतलब ये ऊपर वाला पार्ट होता है, उसका जो पानी होता है ना, वो बस जमने ही वाला है। तो झील के अधस्थल में जल का तापमान क्या है? क्या होगा? देखिए, कोई भी झील होता है जहाँ पे बर्फ जमता है ना, तो ये ऊपर बर्फ जमता है, नीचे बर्फ नहीं जमता, नीचे पानी ही रहता है। तो झील के अर्ध सतह में जल का जो टेम्परेचर हो जाएगा आपका, अर्ध सतह मतलब क्या? नीचे में, बीचों-बीच में, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखिए ज़्यादा सवाल आपके लिए फिक्स में हम जितना बता रहे हैं ना उसी में से कोई एक पूछ लिया जाएगा, है ना? आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि एक के लिए इतना मगजमारी क्यों कर रहे हैं? भाई एक-एक करके 3 है यहाँ पे, है ना? इसे पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि द्वारा होता है? भाई द्रव तथा गैस दोनों में ऊष्मा का हस्तांतरण करना है, कौन सी विधि के द्वारा होगा? संवहन के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? संवहन के द्वारा। अगला है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? सूर्य की जो ऊष्मा होती है ना, वो पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण के संचार माध्यम से वो चीज़ें आती है। ठीक है? आगे बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अगला है आपका कि सूर्य विकिरण का कौन-सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? जो सोलर कुकर आजकल निकला है ना उसको। तो सूर्य विकिरण का कौन-सा ऐसा भाग है जो क्या करेगा? सोलर कुकर को गर्म कर देगा। तो अवरक्त किरण जो होती है, जो अवरक्त किरणें होती है, वो सोलर कुकर को गर्म करने का काम करती है। अगला है कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन-सा सबसे उचित है? भाई धूप से बचना है तो छाता में जो रंग संयोजन होना चाहिए, वो कौन-सा सबसे उचित है? देखिए ऊपर सफ़ेद नीचे काला, जो भी छाता यूज़ कीजिएगा ऊपर सफ़ेद नीचे काला होना चाहिए, समझे? आइए आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है? देखिए किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जो सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान किसमें मतलब सबसे ज़्यादा होता है, तो आपका हो गया जल में, ठीक है? वहीं अगला है आपका कि शुद्ध पदार्थों में कोई अन्य पदार्थ मिला देंगे, तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए कोई शुद्ध पदार्थ है, प्योर मतलब ठीक है, पदार्थ है, तो उसमें कोई अन्य पदार्थ अगर मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, तो उसमें गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका गलनांक क्या होता है कि घट जाता है, समझे ना? उसका गलनांक क्या होगा आपका? घट जाएगा, अरे समझे? ठीक है? अगला है आपका कि चावल को पकाने में भाई कहाँ अधिक समय लगेगा?
तो जितनी हम हाइट में जाएँगे ना, उतना समय और ज़्यादा लगते जाएगा। तो माउंट एवरेस्ट पर आपको चावल पकाने में ज़्यादा समय लग जाएगा, पृथ्वी के मतलब पृथ्वी के सतह की अपेक्षा, ठीक है? ऊपर जैसे-जैसे जाते हैं, समय और भी बढ़ता जाता है। आइए आगे बात करते हैं। कहता है किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोई भी द्रव है, तो उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं, समझे ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं, ठीक है? आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 57 नंबर कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, वो किस अवधारणा की पुष्टि करेगा? तो ऊर्जा संरक्षण का पुष्टि करता है ना? आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है? देखिए कि सेल्सियस में माप का कौन-सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? अगर सेल्सियस में माप का कौन-सा तापक्रम जो है आपका 300 केल्विन के बराबर हो जाएगा, तो 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, सॉरी सेंटीग्रेड हो जाएगा। अभी सेल्सियस बात एक ही है, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं, है ना? कि शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करेंगे? देखिए शीत ऋतु यानी शीत ऋतु में मतलब किस प्रकार का मौसम होगा कि जब हम ठंड मतलब ज़्यादा महसूस करेंगे, तो जब साफ मौसम रहता है तब हम ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। ठीक है? अगला है अभी गर्मी का दिन आ रहा है, तो ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी का जो घड़ा होता है ना, अब जब गाँव जाइएगा तो आप हर एक घर में एक-एक घड़ा मिल जाएगा मिट्टी का गर्मी के दिन में। तो वहाँ पे किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? क्या हो जाएगा आपका वाष्पीकरण की क्रिया के कारण, समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं कि जो ध्वनि का तारतम्य होता है अर्थात मतलब पिच, वो किस पर निर्भर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पे? फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर निर्भर करता है ध्वनि की पिच। ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है? विमान का जो आंतरिक भाग है ना, उसकी सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है? अगला सवाल है कि मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? यानी मनुष्य को जो ध्वनि कंपन की अनुभूति जो होती है, जो सुनाई देती है, वो किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति सीमा में मनुष्य को आवाज़ सुनाई देती है। अगर उससे कम होगा, अगर मान लें 20 हर्ट्ज से कम होगा तो भी सुनाई नहीं देगा, अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा तो भी उसे सुनाई नहीं देगा। ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिकतम रहेगी? 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम है उस पर। किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो लोहा में, समझे ना? इसलिए देखते होंगे ना जब लोहा को पीटा जाता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है ना? देखिए जो भी पहली बार हमसे जुड़े हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन है उसे दबा दीजिएगा और दूसरी बार भी जुड़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस अभी आने बाकी है ना? अगर सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग, बगल में बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। तो जब भी वीडियो आएगा, कोई अपडेट आएगा, आप तक सबसे पहले पहुँच पाएगा, है ना? चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे, देखिए कि किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? अगर स सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण की बात करेंगे, तो किसके द्वारा होता है भाई? ये जो हवाई जहाज है ना, तो हवाई जहाज की उड़ान भरना, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा आपका कहीं न कहीं ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। आगे है आपका कि कौन-सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? देखिए, कौन-सी प्रक्रिया ऐसी है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? तो ध्रुवण की प्रक्रिया ना तो प्रकाश में घटित होती है, ना ध्वनि में घटित होती है, समझे? आइए, आगे बात करते हैं कि ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? ध्वनि का जो प्रभाव होता है, वो मानव के कान में 1/10 सेकंड तक रहता है। कितना? 1/10 सेकंड तक रहता है, ठीक है? अगला है आपका कि ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? जो ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? कभी देखिएगा कि कोई बड़ा-बड़ा बिल्डिंग है, आप दूर से जब बोलिएगा तो लगेगा आवाज़ गूंज रहा है, तो वो किसके कारण हो पा रहा है? तो वो परावर्तन के कारण हो पा रहा है, समझे? चलिए, अगला है आपका यहाँ पे कि स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करेगा, ठीक है? वहीं यहाँ पे देखिएगा क्या है कि पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है।
समझे? जब जब रेलगाड़ी पास आती है ना, तो उसकी सीटी या फिर सीटी की जो आवृत्ति या उसकी जो तीक्ष्णता होती है, वो बढ़ती जाती है। ऐसी किस घटना के कारण होता है? तो ये डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। समझे? किसके कारण? डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। ये बड़ा शानदार यहाँ पे और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे, जानेंगे, समझे? चलिए, देखिए क्या है कि एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रय ध्वनि का उपयोग किया जाता है, ठीक है? ऐसा कौन-सा जैव पद्धति है जिसमें पराश्रय ध्वनि का उपयोग करेंगे हम लोग तो उसको सोनोग्राफी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सोनोग्राफी। देखिए यहाँ पे कि कौन-सी तरंगे हैं जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती, तो वो ध्वनि तरंगे जो होती है, वो शून्य में संचरण नहीं कर सकती, समझे? अगला है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग, तो प्रकाश जो होता है कहीं न कहीं वो अनुप्रस्थ तरंग के एग्ज़ाम्पल होते हैं प्रकाश तरंग के। ठीक है? आइए आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आइए आगे बात करते हैं। जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसी को देखेंगे। ठीक है? देखिए यहाँ पे अगला है कि प्रकाश के जो विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की? प्रकाश का जो विद्युत चुम्बकीय स्वरूप है इसकी खोज मैक्सवेल ने की थी। किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी। ठीक है? अगला है कि कौन-सा सिद्धांत ठीक है, प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? कौन-सा सिद्धांत है जो प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करेगा? तो आपका व्यतिकरण का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है? क्या हो जाएगा आपका? व्यतिकरण का सिद्धांत हो जाएगा। वहीं पे आगे आगे बात करते हैं कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लग जाएगा? 1 सेकंड लगता है भई, मात्र 1 सेकंड लगता है। वहीं अगर आगे बात करते हैं कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है? कितना समय लग जाएगा? 8 मिनट 16.6 सेकंड लग जाएगा। लगभग-लगभग 500 सेकंड के आस-पास मान के चलिए ना, उतना ही समय लगता है, समझे ना? चलिए, आइए आगे बात करते हैं कि वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो वायु में जो प्रकाश की गति होती है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ पे ये इस तरह लिखा आएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, समझे ना? इस प्रकार की गति होती है। 108 नहीं होगा, 10⁸ हो जाएगा वहाँ पे आपका। आगे है आपका कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन-सा भाग दिखाई पड़ देता है? जब सूर्य ग्रहण लगता है ना, तो सूर्य का कौन-सा भाग दिखाई देगा? तो कोरोना वाला भाग दिखाई देता है। समझे? उसको किरीट भी कहते हैं हम लोग। चलिए आइए, आगे बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है? क्या सवाल है कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है? देखिए, पानी से भरा किसी बर्तन में एक सिक्का है भाई, वो लगेगा कि थोड़ा-सा आपको उठा हुआ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, किस कारण से? तो प्रकाश के जो अपवर्तन है ना, उसके कारण से ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है? वहीं पे अगला अगला हम लोग देखेंगे, पानी में डूबी एक छड़ी किस समृद्धि के कारण, ठीक है, मुड़ी हुई प्रतीत होती है। पानी में कोई छड़ी डुबा दीजिए, तो किसके कारण आपको लगेगा कि ये थोड़ा छड़ी जो है थोड़ा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? रियल में होता है मतलब आपको लगेगा, लेकिन वो मुड़ा हुआ नहीं है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा लगता है, समझे ना? अगला है किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? भाई आकाश जो नीला दिखाई पड़ता है, वो परिकिरणन के कारण दिखाई पड़ता है, प्रकाश के परिकिरणन के कारण। वहीं पे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है? जब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में यानी सूरज जो लाल दिखता है ना, वो किसके कारण दिखाई देता है? परिकिरणन के कारण। किसका परिकिरणन? प्रकाश का, समझे? देखिए वहीं पे अगला है आपका, ठीक है? चलिए यहाँ पे कि हाँ, 101 में कि पेरिस्कोप बनाने में कौन-सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? अगर आपको पेरिस्कोप बनाना है तो कौन-सा एक दर्पण प्रयुक्त होगा आपका? तो समतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समतल दर्पण हो जाएगा, समझे? ठीक है, आइए एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल मतलब क्या हो गया? ऑटो, ट्रक, फ़ोर व्हीलर सब ये सब हो गया, ठीक है? में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? और पीछे का जो मतलब दृश्य देखने के लिए तो उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है ना? देखिए हमने जो आपके लिए ना 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। ये ठीक है, जिन्होंने अब तक प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है वे ले लें। बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है, बार-बार आपको कह रहे हैं, है ना? इसमें जामताड़ा जिले का पूरा निचोड़ है एकदम। जितने सवाल बन सकते थे जामताड़ा जिले से उतने सवालों को यहाँ पे समाविष्ट किया गया है। तो लेट नहीं कीजिए, ज़्यादा सोचा-विचारी नहीं कीजिए, ठीक है?
फटाफट से मैसेज कीजिए, मेरा नंबर सबके पास होगा। नहीं है तो कोई वीडियो देख लीजिए आप लोग, वहाँ मिल जाएगा, है ना? चलिए आइए, इसी वीडियो में मिल जाएगा, मैंने 2-2 बार डिस्कस किया है। आइए आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है? देखिए, वही सवाल है कि कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? तो उत्तल दर्पण का, उत्तल हो जाना चाहिए, ठीक है? हो गया ना? अगला है कि मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मानव की आँख है ना, उसकी रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा भाई? तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, समझे? कैसा? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, देखिए एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है, ठीक है? एक व्यक्ति है, 2 को समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर क्या आनत है, के बीच में खड़ा हो जाए, तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो 5 प्रतिबिंब दिखेंगे, समझे? कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। आगे बात करते हैं कि डायऑप्टर किसकी इकाई है? तो डायऑप्टर जो होती है वो लेंस की क्षमता की इकाई होती है, डायऑप्टर, समझे? अगला है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? ये जो श्वेत प्रकाश होता है ना आपका, वो 7 रंगों के मेल से बना होता है, ठीक है? अगला है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो अधिकतम होते हैं, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं हम लोग कि यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? सिंपल सी बात है, यदि वायुमंडल नहीं ना होगा तो पृथ्वी से आकाश जो होता है वो काला दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, ठीक है? आगे है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में उत्तल लेंस को यूज में हम लोग लाते हैं, ठीक है? वहीं पे अगला है कि मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनती है? मानव की आंख में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना में बनती है। कहाँ पे? रेटिना में, है ना? वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे कि जो नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से का प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया का। सुने होंगे नेत्रदान किया जाता है तो आदमी का जो आंख का जो कॉर्निया होता है ना, बस उसी को प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, समझे ना? किसका? कॉर्निया का। यहाँ पे अगला है कि स्वस्थ नेत्र के लिए अस्पष्ट दूरी की सॉरी, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मतलब अच्छा खासा आदमी देख सकता है, तो उसके लिए जो अस्पष्ट दूरी सॉरी, अस्पष्ट मतलब क्लियर देखने के लिए जो न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर, है ना? 25 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा सामने ले आइएगा तो क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि यदि कोई व्यक्ति है दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो उसकी दृष्टि में कौन-सा दोष होगा? देखिए कोई व्यक्ति है दूर की वस्तु को ना स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, किसको? दूर की वस्तु को नहीं नहीं देख पा रहा है, तो उसकी दृष्टि में कौन-सा दोष होगा? देखिए जिस चीज़ को वो नहीं देख पा मतलब देख पा रहा है ना, उसको वही दोष होगा। जैसे दूर की वस्तु को नहीं नहीं देख पा रहा है, ठीक है? और निकट की वस्तु को वो देख पा रहा है इसलिए उसको निकट दृष्टि दोष है, और जो निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहा है ना और दूर की वस्तु को देख पा रहा है उसको द द दूरदृष्टि दोष हो जाएगा, समझे ना? तो ये यही इसका कॉन्सेप्ट है, देखिए यहाँ पे, है ना? देखिए यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे है, हाँ, देखिए यही चीज़ यहाँ पे है कि एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। यानी सामने की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, तो व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? यानी उसको सामने की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, उसको दूर की वस्तु दिखाई दे रही है, तो व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। तो आइए यहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है? अगर किन्हीं को निकट दृष्टि दोष हुआ है ना, तो उसके लिए उसको अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ती है। किसकी कौन से लेंस की? अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष है, निकट है 3 अक्षर का, है ना? तो इसको 4 अक्षर के लेंस की आवश्यकता पड़ेगी, यानी 1 अक्षर बढ़ा दीजिए, अवतल 4 अक्षर का है ना? और किन्हीं को अगर दूर दृष्टि दोष से कोई व्यक्ति पीड़ित है, तो इसको उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, दूर है 2 अक्षर का, उत्तल है 3 अक्षर का, इसी प्रकार से हम लोग याद रखिएगा, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, अगला है कि काँचों में कौन-सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? काँचों में से कौन-सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? वो है क्रूक्स काँच। कौन-सा काँच? क्रूक्स काँच, समझे ना? आइए आगे बात करते हैं कि प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला और लाल रंग के प्रकाश का पौधे द्वारा क्या होता है कि तीव्र रूप से अ, आपका अवशोषण होता है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए,
एक यहाँ पे है कि अवतल लेंस जो होता है ना, वो हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं अवतल लेंस? तो वे हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं अवतल लेंस। समझे? किस प्रकार का? आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। चलिए, देखिए अगला है यहाँ पे कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति सब जो न्यूनतम होती है, किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो काँच के बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। ठीक है? वहीं पे अगर आगे हम बात करते हैं कि किस तिथि की दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है, तो 21 जून के दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। कब? 21 जून के दोपहर को, समझे ना? आइए आगे बात करते हैं, फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट आता है? फोटॉन। फोटॉन जो है, देखिए आपकी छाया सबसे छोटी होने का रीज़न क्या है? बात पता है? इसे सूर्य जो होता है ना आपके सीधे एकदम 90 डिग्री एंगल में होता है, आपके सर के ऊपर होता है ना? और भी इसके पीछे बहुत रीज़न है, हम बताएँगे, जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाएँगे ना तब आपको बताएँगे, ठीक है? चलिए आइए, देखिए फोटॉन जो है ना किसकी मूलभूत इकाई होती है? फोटॉन प्रकाश का, है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं, है ना? देखिए जो 10 प्रैक्टिस सेट है, हम बार-बार कह रहे हैं कि आप लोग ले लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ना? जिनके पास है वे तो इसे मतलब रिविज़न कर ही रहे हैं बार-बार, ठीक है? और उम्मीद है कि मैक्सिमम सवाल, उम्मीद क्या बात सही है कि मैक्सिमम सवाल इसी से रहेंगे भाई, है ना? मैं जब बार-बार कह रहा हूँ कि रामबाण सिद्ध होगा तो होगा ही, समझे ना? तो जो लेना चाहते हैं देखिए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कीजिए, आपको मात्र ₹50 में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7547827450। इसमें आप लोग मैसेज कीजिए, 10 प्रैक्टिस सेट है आपका, ठीक है? मात्र ₹50 में प्रदान किया जा रहा है। सोचा-विचारी नहीं कीजिए, ₹50 की बात है ना? चलिए आइए, आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? प्रत्यावर्ती धारा है, उसको दिष्ट धारा में बदलना है, तो रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाएगा। ठीक है? वहीं पे आगे बात करते हैं कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना आपका, टंगस्टन से बना होता है। समझे? किससे? टंगस्टन से। आइए आगे बात करते हैं, ठीक है? कि यहाँ पे देखिए विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन-सी धातु का उपयोग किया जा मतलब होता है, तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन-सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का, है ना? धातु की में बात करेंगे यूरेनियम का। वहीं पे अगर आगे बात करते हैं कि एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त जो अर्धचालक चिप होती है, वो किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है? किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। आइए आगे बात करते हैं कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबक सुई किस दिशा में टिकती है? मुक्त रूप से जो निलंबित होती है चुंबक सुई वो किस दिशा में टिकती है? तो उत्तर और दक्षिण दिशा में टिकती है। किसमें? उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। ठीक है? वहीं पे अगर आगे बात करते हैं कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, ठीक है? इसका चुंबक क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होगा? तो दक्षिण से उत्तर में। क्या कह रहे हैं? पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, ठीक है? तो इसका जो चुंबक क्षेत्र है वो किस दिशा में विस्तृत होता है? तो उत्तर से दक्षिण दिशा में विस्तृत हो जाएगा आपका, है ना? चलिए आइए, आगे बात करते हैं और भी बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है? देखिए कहता है कि जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो उस तत्व का जो द्रव्यमान संख्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्या बोल रहा है? कोई परमाणु है इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है? वहीं पे अगर हम लोग आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा कि पृथ्वी की आयु का जो निर्धारण होता है, वो किस विधि के द्वारा होता है? तो वो यूरेनियम विधि के द्वारा होता है पृथ्वी की वायु का क्या बोलते हैं कि निर्धारण, समझे? चलिए आइए, आगे बात करते हैं। आगे है कि नाभिक रिएक्टर में भारी जल जो होता है ना, उसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? भारी जल का जो फ़ॉर्मूला होता है साइंस सूत्र वो D2O होता है। तो नाभिक रिएक्टर में भारी जल का जो प्रयोग किया जाता है वो मंदक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है? वहीं पे अगर आगे हम लोग बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो कृष्ण छिद्र होता है ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। ठीक है? आगे हम लोग बात करते हैं कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया? तो हवाई जहाज़ का जो आविष्कार किया वो राइट ब्रदर्स ने किया था। ठीक है? आइए कुछ और भी चीज़ें जानते हैं। देखिए अगला है आपका कि महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का यूज़ किया जाता है। वहीं पे देखिएगा कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर कहते हैं।
सूर्य की किरण की तीव्रता को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको हाइग्रोमीटर कहा जाता है। ठीक है? आगे बात करते हैं। देखिए हाइग्रोमीटर से कहीं न कहीं इस प्रकार से भी लिखा होता है कि आर्द्रता को भी मापा जाता है। समझे ना? हाइग्रोमीटर, आर्द्रता मापी यंत्र भी होता है ये। आगे अगर बात करते हैं हम लोग तो क्या है देखिए कि हाँ, यहाँ पे देखिए पाइरोमीटर किसको मापने में प्रयोग में लाया जाता है पाइरोमीटर। तो पाइरोमीटर जो होता है आपका उच्च तापमान को नापने में प्रयोग में लाया जाता है पाइरोमीटर का, ठीक है? वहीं पे अगर आगे हम लोग बात करते हैं, तो आगे तो कुछ है नहीं। एक और सवाल ले लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था, वो एकार्ट और मोस्ली ने किया था। किसने? एकार्ट और मोस्ली ने किया था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने फिजिक्स को यहाँ पे देखा और भौतिक विज्ञान की क्लासेस यहाँ पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी जामताड़ा वासियों को मेरी ओर से बहुत-बहुत जोहार।